चलो भाई चलो क्वेश्चन नंबर। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर। हाँ भैया क्वेश्चन नंबर। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर। ओ भाई अरे इथं तर 22 लिहिलंय मी. झालं होतं सोळा. चला 23 पण 23 पण झालं होतं. 24 काय 24 मध्ये 24 मध्ये काय हे लक्ष द्या रे. हा 24 मध्ये काय दिलेलं आहे रे. एक मॅट्रिक्स आहे तुमच्याकडे 3/3 चा 3/3 चा मॅट्रिक्स आहे 3 2 4 1 2 -1 0 1 1 ते लहान ना. A इनवर्स इज इक्वल टू काय दिलेले रे 1/k adjoint of देन की ची वैल्यू विचारली. के ची वैल्यू काय असते डिटरमिनेंट. क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे डिफाइन किया जाता है 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. अब मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको के का वैल्यू निकालना है मतलब क्या निकालना है डिटरमिनेंट निकालना है. तो हियर के इज नथिंग बट व्हाट डिटरमिनेंट ऑफ ए. कळते का ती काय बेटा डेफिनेशन ए इनवर्स की डेफिनेशन काय असते. ए इनवर्स का डेफिनेशन क्या होता है ये काही लक्ष नाही रे बाबा. हाँ चला यार हो या क्लास मध्ये चला. हाँ 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 चला मुलींची बडबड. हाँ ये देखो ये दे रखा है आपको क्या करना है. ये दिया हुआ है उन्होंने कि भैया इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या है 1/k एडजॉइंट ऑफ ए. अब मैट्रिक्स के इनवर्स का डेफिनेशन क्या होता है 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. तो मतलब के क्या हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए हो गया. नहीं करते तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो आप निकाल सकते हो. ठीक है क्वेश्चन नंबर 25. If I3 is the identity matrix of order 3 then I3 inverse is. आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है I3 दे रखा है मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1. हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है बेटा आइडेंटिटी होगा ना. देखो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स का मतलब क्या होता है. जैसे अगर मैं ए मैट्रिक्स का इनवर्स लिख रहा हूँ तो उसका मतलब क्या होता है ए मैट्रिक्स का इनवर्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स की दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी आ जाए. अब मैट्रिक्स के अंदर आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो वही मैट्रिक्स अगेन मिलता है. तो अगर मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है और मुझे उसका इनवर्स चाहिए मतलब मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि अगेन मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले. तो वो क्या होगा वो खुद ही होगा ना. आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा. तो I3 आपको दिया हुआ है मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 और इसका इनवर्स निकालना है. तो इसका इनवर्स क्या होगा खुद आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा. कहते हैं क्या. हाँ तो I3 इनवर्स इज नथिंग बट व्हाट मैट्रिक्स इटसेल्फ दैट इज I3. हाँ अब जो 26 क्वेश्चन है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है याद रखेंगे. इसको क्या दिया हुआ है लेट ए बी एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. नीचे दे रहे में से कौन सा ट्रू नहीं है. अब चार ऑप्शन देखिए कौन सा है. ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब क्या है ए का इनवर्स निकाला जा सकता है. ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट. जब भी कहा जाएगा कि कोई मैट्रिक्स इनवर्टिबल है तो इसका मतलब क्या होता है ए इज इनवर्टिबल का मतलब क्या है दिस इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट. इनवर्टिबल मतलब आप उसका इनवर्स निकाल सकते हो. इट्स इनवर्स एग्जिस्ट दैट्स व्हाई द मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल. तो अगर कहते हैं कि कोई मैट्रिक्स इनवर्टिबल है उसका मतलब क्या हुआ इट्स इनवर्स एग्जिस्ट. और किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है जब इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है. तो जब ये सेंटेंस दिया हुआ रहेगा तो ये दो बातें उसके अंदर आती है याद रखना है. इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है लेकिन बता रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं इसका. बट ए इज इनवर्टिबल बोलने के बाद ये दो बातें आती है ये समझ लेना आपको. अब नीचे क्वेश्चन ये है कि अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. तो नीचे दिए गए में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है. तो देखिए
ट्रांसपोज ऑफ ए और उसका इनवर्स इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड देन इट्स अ ट्रांसपोज। नंबर 2, ए इनवर्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर -1, a square raised to the power -1 is nothing but a raised to the power -1। अरे a raised to the power -1 क्यों बोल रहा हूँ मैं, इनवर्स ऑफ a का स्क्वायर। और लास्ट है आपके पास ऑप्शन, डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स is nothing but determinant of a and then its inverse। तो देखो भाई इसका सही ऑप्शन है बी। अब इसके अंदर क्या पूछा गया है आपको कि ए अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो क्या ट्रू नहीं है, बी वाला ट्रू नहीं है। तो आपको देखो यहाँ पर ये तीन चीजें, जब भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होता है तो ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, ये याद रखना। और ये प्रॉपर्टीज आप खुद चेक कर सकते हो कोई भी मैट्रिक्स लेके। अब जैसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, पहले इसमें कहा गया है कि कोई आपके पास ए मैट्रिक्स है, तो उसका आप ट्रांसपोज लेते हो और फिर उसका इनवर्स निकालते हो। क्रम समझ में आया? पहले क्या किया जा रहा है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जा रहा है, मतलब एक मैट्रिक्स दिया है फिर आपने उसका ट्रांसपोज निकाला। ट्रांसपोज कैसे लिखा जाता है, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करके। जैसे आपके पास मान लो ये मैट्रिक्स दिया है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, 80 क्या लिखा जाएगा, पहला रो बनेगा पहला कॉलम दैट इज 3 2 4, दूसरा रो बनेगा दूसरा कॉलम, और तीसरा रो बनेगा तीसरा कॉलम। तो आपके पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ था, आपने उसका ट्रांसपोज लिखा कुछ इस तरीके से। अब आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया है, आप उसका ट्रांसपोज लिख रहे हो, मतलब दूसरा मैट्रिक्स बन रहा है। अब जो ट्रांसपोज लिखा है उसका आप क्या कर रहे हो, इनवर्स ले रहे हो। ये मतलब हुआ ना इसका। तो आपने एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके उसका इनवर्स लिया है, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके उसका इनवर्स लिया है, तो जो भी आंसर आएगा वो एक मैट्रिक्स होगा। बट जो भी आपको मैट्रिक्स मिल रहा है वो सिमिलर है अगर आप इस क्रम को बदल देते हो। कैसा करना है आपको, अभी अगर आपको दिया गया मैट्रिक्स, आप पहले इनवर्स निकालते हो, पहले क्या कर रहे हो, इनवर्स निकाल रहे हो, और जो भी इनवर्स आ रहा है उसका ट्रांसपोज ले रहे हो, तो ये दोनों भी सेम आते हैं, ये और ये मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है कि नहीं, अरे ये मैट्रिक्स है कि नहीं, यहाँ पर मैट्रिक्स है, तो दोनों ही मैट्रिक्स इक्वल आते हैं। तो मतलब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके इनवर्स लीजिए या फिर इनवर्स लेके ट्रांसपोज लीजिए, दोनों में कोई अंतर आता है कि रिजल्ट में नहीं आता है। कहते हो म्हणायचं, तोंड दिले देवाना हो म्हणायचं, हो म्हणायचं, हो। मग लक्षात आलं का? हा, म्हणजे खेळाचे नियम लक्षात घ्यायचे। आपण जो खेळ खेळतो त्याच्यामध्ये हा नियम नाहीये। अब ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये आता हे असेल भी कसं मला सांगा ना तुम्ही, हे असू शकतं का रे? का बरं? ये क्या है, मैट्रिक्स है, ये क्या है, नंबर है। डिटरमिनेंट मतलब नंबर आएगा ना, एक मैट्रिक्स है तो इनवर्स काटना मतलब मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट ले रहे हो और उसका रेसिप्रोकल ले रहे हो। इनवर्स मतलब क्या, रेसिप्रोकल। जैसे मतलब मान लो वैल्यू आती है मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की 4, 4 रेज़ टू द पावर -1 क्या होता है, 1/4 होता है। तो कोई भी नंबर किसी मैट्रिक्स की बराबरी में कैसे हो सकता है? तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपको ये पता भी नहीं है कि ये सच होता है कि नहीं, ये बेकार है, इतना तो समझ में आ ही जाता है कि मैट्रिक्स कैन नॉट बी इक्वल विद ए नंबर। बात क्लियर भी समझ में आती है। तो चलिए ये बात सही नहीं है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर कर रहे हो। स्क्वायर मतलब क्या, उसी मैट्रिक्स को खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिए गए मैट्रिक्स को खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स को आप खुद के साथ मल्टीप्लाई करते हो और उसका इनवर्स लेते हो, तो क्रम यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मैट्रिक्स दिया गया है उसको खुद के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ए स्क्वायर मतलब क्या, खुद के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और फिर उसके बाद में क्या किया जा रहा है, उसका इनवर्स किया जा रहा है। अब क्रम बदल दिया जाए, जैसे एक मैट्रिक्स दिया है उसका आपने क्या किया, पहले इनवर्स लिया और फिर आपने उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर किया मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन किया, तो भी आंसर सेम रहता है। तो ये प्रॉपर्टी भी आप चेक कर सकते हो कोई भी मैट्रिक्स लेके कि सही है कि नहीं सही है।
अब लास्ट प्रॉपर्टी के अंदर क्या बोला गया है बेटा, देखो यहाँ पर भी नंबर है और ये भी नंबर ही है। ये क्या है, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट लिया जा रहा है। ए इनवर्स मतलब कोई ना कोई मैट्रिक्स आएगा ना, उसका डिटरमिनेंट लिया जा रहा है। दैट इज नथिंग बट जो मैट्रिक्स दिया है उसके डिटरमिनेंट का इनवर्स होता है। तो ये हम लोग करके देख सकते हैं, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग ये तीनों भी प्रॉपर्टी जो है वो सही है और ये गलत है। ये तीन सही है या नहीं ये चेक कर के देखा जा सकता है, लेकिन ये गलत है ये तो कोई भी बोल सकता है। तो उन्होंने पूछा क्या था हमें, इनमें से गलत क्या है, तो गलत कौन सा है, बी। तो याद रखने की कोशिश करेंगे, जो हमने रूल्स देखे थे उसके अंदर ये तीन की प्रॉपर्टीज ऐड कर दो, ये प्रॉपर्टी दे करके ऐसा। अब ये भी 27 भी रेडीमेड रिजल्ट है जो हमने उस दिन मैंने लिखवा के दिया था कि 27 के अंदर क्या बोला गया है कि इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। चलिए कौन बताएगा, आता मैं विचारता हूँ, पुनः विचारते हां आता घालो हां डर जाओ बेटा, अभी मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का क्या मतलब होता है कि जितनों को आता है हाथ ऊपर करेंगे। ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, इसका क्या मतलब होता है, ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका क्या मतलब होता है, जीरो नहीं होगा। मैट्रिक्स सिंगुलर है मतलब उसका डिटरमिनेंट जीरो है। ये डिफाइन किया था सबसे पहली क्लास में मैट्रिक्स की टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो बताए थे, है ना। तो जब देखो ये कंडीशन ही थी ना हमने बताई हुई कि ए इनवर्स निकालने के लिए क्या जरूरी होता है, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। दैट इज मैट्रिक्स व्हेनेवर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर ओनली देन वी आर एबल टू फाइंड इट्स इनवर्स, मतलब डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता। तो यहाँ क्या बोला गया है, ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब क्या कहा जा रहा है कि ए इनवर्स एंड बी इनवर्स एग्जिस्ट। अगर दोनों मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर तो उसके इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे, इस वजह का। तो यहाँ क्या दिया है कि ए इंटू बी इनवर्स इज नथिंग बट व्हाट, ए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये भी प्रॉपर्टी आप लोग चेक कर सकते हो इसको। ये तो इनफैक्ट मेरे ख्याल से बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है इसको, ये प्रूव करने के लिए। मतलब दो मैट्रिक्स दिए हैं, प्रूव दिस बोला गया है। उसमें क्या करेंगे आप, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करना है तो उससे एक मैट्रिक्स मिलेगा, उसका इनवर्स निकालिए बाय यूजिंग रो कॉलम और एडजॉइंट मेथड, कोई भी एक मेथड यूज करके। फिर क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स का सेपरेट इनवर्स निकालना है और बी इनवर्स का ए इनवर्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स सेम आता है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में जरूरी नहीं कि आप लोग मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके ही आंसर लिखे, है कि नहीं। देखो अब क्या बोला जा रहा है, 28 क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहे हैं, 28 क्वेश्चन, x plus 2y is equals to 3, ये इक्वेशन दिया है, 2x plus 3y is equals to 4 और पूछ रहे हैं कि देन द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर। अब कौन इसको मैट्रिक्स की मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू बताएगा, कोई नहीं बताएगा। ऑप्शन दिए सीधा चेक करेगा या फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करेगा। एक्चुअल में इसको क्या करना होता है, हम लोग इसको लिखते हैं ax is equals to b के फॉर्म में, वेयर हमारा a क्या होता है, कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है, मतलब 1 2 2 3, x और y के कोएफिशिएंट लिख देते हैं एज इट इज। फिर x मैट्रिक्स क्या होता है, x y होता है और b क्या होता है 3 4। अब आप इसको अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर बना के x और y की वैल्यू निकालेंगे, ऐसा थोड़ी ना करेंगे हम सीधा ऑप्शन चेक करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं रहता और ना ही वो पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन, ये तो जबरदस्ती दे रखा है ना वो इतने पागल है और ना हम उतने, मतलब हम भी नहीं पागल तो फालतू का सवाल था। आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, 3x minus 4y plus 2z is equals to minus 1, 2x plus 3y plus 5z is equals to and x plus z is equals to 2। तो देन आपको क्या निकालना है, x is equals to निकालना है, ठीक है। अब देखो ये भी तो 3 साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो मुझे लगता है इसके लिए
हाँ मतलब x की देन x इज इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पर देखो अगर पहला ऑप्शन सही है तो ठीक है, नहीं तो चार चार ऑप्शन चेक करने में टाइम बहुत जा सकता है। तो यहाँ ठीक लगता है मुझे कि आप लोग मैट्रिक्स का इस्तेमाल करें। अगर मान लो हमें मैट्रिक्स का इस्तेमाल करना है, कितना टाइम लगेगा इसमें? देखो आपको पता है ना कैसे लिखते हैं इसको, एक्स वाई जेड सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्या सारे कांस्टेंट, ठीक है। अब एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट क्या है 3 - 4 2, 3 - 4 2, फिर दूसरे में 2 3 ते घड्याळ घेऊन टाकी ना मी देत नाही पुन्हा मी 2 3 5 1 0 1 हां एक्स वाई जेड। आता तर बोर्डवर आली तर ती घड्याळ माझ्या हातात राहील, त्या डाव्या हातात घातली टाइम पाहायला, ती लेडीज असो जेंट्स असो मला ते प्रश्न करत त्याच्यामुळे तुमचं तुम्ही प्रिकॉशन घ्या जे मी संपवले उरले लांब पर्यंत गेले असे मला लय दिवस असं घड्याळ घ्यायची म्हणून मी नियम बनवलेला घड्याळ घालायला पाहिजे का पण मोबाईलच्या जमान्यात काय करायचं घड्याळची मोबाईल पडून जातो सर असं काढतो बोले बेटा माफी नहीं। अब आपको देख लो ही, अब आपको क्या करना है यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं अपर ट्रायंगुलर बनाते हैं दिए गए मैट्रिक्स को। अब अगर मुझे इसको अपर ट्रायंगुलर बनाना है तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 1 लाता हूँ, सही है ना। तो देखो अपर बनाना है लोअर ट्रायंगुलर बनाना है ये हम लोग तय करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे 1 चाहिए तो इन दोनों को चेंज कर लेते हैं। तो चेंजेस क्या होंगे R1 चेंजेस विद R3, तो ये भाई साहब ऊपर चले जाएंगे और R1 R3 की जगह पर जाएगा और बीच में 2 3 5 जैसे को ऐसा रहेगा। अब ये इसमें कोई चेंज नहीं होता, नहीं तो करेंगे इसको भी चेंज, तो 2 जाएगा यहाँ पर और -1 आएगा यहाँ पर और 7 यहाँ पे। अब देखो हमारे पास क्या है, या तो लोअर ट्रायंगुलर बना सकते हैं अपर ट्रायंगुलर। अब ये 1 बन चुका है, ये 0 बन चुका है। अब अगर लोअर ट्रायंगुलर बनाते हैं तो इन दोनों को 0 बनाया जा सकता है। तो अगर मैं इन दोनों को 0 बनाता हूं इन दोनों को तो आसान रहेगा ना। और इनको 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करता तो इनका नंबर बहुत बाद में आएगा इनका नंबर। लेकिन मैं अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करता हूँ तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं हम लोग A11 को 1 बनाते हैं, फिर उसके रोज में आने वाले को 0 बनाते हैं, बनाते कि नहीं? हाँ अरे तो A11 तो 1 है तो A उसके रोज में आने वाले मतलब इसको 0 बनाना है, ये तो ऑलरेडी 0 है तो इसको 0 बनाएंगे। तो इसको कैसे 0 बनाया जाएगा देख लो, R1 माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ R3। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करायचं कॉलम करने का बेटा क्या? हाँ तो कॉलम ही तो कर रहे, रो कहाँ कर रहे? सर आज का वर दिले सर आपण R1 ठीक है बेटा ये बात तो देखिए C1 changes to C3/2 हाँ तो फिर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इनको चेंज कर देते। R2 चेंजेस क्या करना है R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 एंड R3 चेंजेस R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। तो क्या बन जाएगा ये बेटा 1 0 1 x y z एंड 2 एज इट इज रहेगा। चलो इसके अंदर चेंज करते हैं, R2 में से 2 टाइम्स ऑफ R1 हटाना है 0 बन जाएगा, ये 3 रहेगा और ये 2 टाइम्स मतलब 5 - 2 3 बन जाएगा, फिर ये 0 बन जाएगा, फिर -4 एज इट इज रहेगा और ये -3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 बन जाएगा
R3 माइनस -1 बचेगा। चलो यहाँ पर R2 में से 2 टाइम्स मतलब 3 एंड -1 -6 दैट इज -7 एकदम व्यवस्थित बराबर कर। हाँ चलिए अब क्या करना है, ये 0 बन चुका है तो बस इसको 0 बनाते हैं। तो कैसे बनेंगे इसको 0 इसके साथ में, तो R2 चेंजेस R3 चेंजेस कैसे, R3 प्लस 4/3 R2 बराबर बराबर है ना, तो ये 0 बन जाएगा। R3 में 4/3 R2 अगर ऐड कर देते तो 0 बनेगा। तो चलिए 1 0 1 एज इट इज, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, एक्स वाई जेड भी एज इट इज, और इधर पहला रो जैसे को वैसे रहेगा और दूसरा रो भी एज इट इज रहेगा, इधर भी दूसरा रो एज इट इज रहेगा। चेंज किसके अंदर होना है, सिर्फ तीसरे रो में, तो ये तो 0 ही रहेगा, ये भी 0 बनने वाला है। और अब यहाँ पर देखिए R3 मतलब क्या, -1 प्लस 4/3 टाइम्स यहाँ पर क्या दिया है R2 दैट इज 3, तो 3 3 कैंसिल हुआ, 4 - 1 3। और इधर देखिए इधर क्या कर रहे हैं हम लोग, R3 दैट इज -7 प्लस 4/3 R2, तो 3 3 कैंसिल -3। अब क्या लिखना है, हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन करके इक्वलिटी, तो पहले रो से पहले कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा आपको, x प्लस जेड जो कि दिया हुआ ही था। फिर दूसरे रो से दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हो बेटा, 3y प्लस 3z एंड तीसरा रो 3z एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 3 - 3। तो बताइए क्या मिल रहा है आपको, x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 2 ऑलरेडी दे रखा था, 3 इन ब्रैकेट y प्लस z इज इक्वल्स टू 3, ये इसके साथ इक्वल करेंगे एंड 3z इज इक्वल्स टू -3। तो z का वैल्यू आ रहा है -1, z का वैल्यू आ गया -1, तो x का वैल्यू कितना आएगा 3 और y का वैल्यू कितना आएगा, ये 3 इधर जाके 1 बन जाएगा, तो y प्लस z इज इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल्स टू 2। काय काढायचं एक्स पाहिजे एक्स चला एक सांगू 3 सर बिना कसं करायचं, हां जसं बिना मॅट्रिक्सचं करायचं। बिना मैट्रिक्स से करे तो मतलब तेरी भी वेळ लागेलच। तो वो y को एलिमिनेट करके फिर x और y x और z के फॉर्म में जो आएगा, फिर वो जो z रहेगा उसको x के इक्वेशन में कन्वर्ट करके वो थर्ड में भी डाल सकते हैं। क्या y को एलिमिनेट कर देना, y को एलिमेंट कर देना, कैसे करेंगे y को एलिमेंट, वो मल्टीप्लाई करना ऊपर नीचे 12 बन जाएगा, 3 और लास्ट अच्छा आप बोल रहे हो कि y को एलिमेंट कर दो z को x के टर्म्स में लिख और x प्लस x और z के टर्म्स में आपको इक्वेशन मिल जाएगा और इसके नीचे वेरी वेरी कर सकते हैं। हाँ। ऐसे भी किया जा सकता है कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो क्या मिलेगा आपको, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस 12y प्लस 6z इज इक्वल टू -3 और ये 8x प्लस 12y प्लस 20z इक्वल टू 28। तो इन दोनों को ऐड अगर कर दिया तो क्या मिलेगा आपको, 17x प्लस 26z इज इक्वल टू 25 और आपके पास x प्लस z कितना दिया है 2। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है ना, तो z को एलिमिनेट कर देते हैं उसको, तो पूरे इक्वेशन 26 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा 52 और इसको कर देंगे सबट्रैक्ट तो ये कैंसिल हो गया तो 17 3 20 माइनस 9x आणि इतर 12 ना 5 गेले 7 आणि 5 ना 2 गेले 4 ना 2 गेले 2 माइनस x इज इक्वल टू 3। व्हेरी गुड। म्हणजे साइमल्टेनियसली शेवटी सॉल्व करणं ह्याच्यामध्ये फायदेमंद है, क्योंकि इसमें क्या होगा थोड़ा सा टाइम जा सकता है, इसमें कम टाइम लगेगा, है ना। तो 3 इक्वेशन को साइमल्टेनियसली, लेकिन देखो ऐसा है कि सिचुएशन के हिसाब से, अब यहाँ पर मान लो x और y दिया हुआ रहता है
और ऊपर इक्वेशन दिए तो आप z को एलिमिनेट करते है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। मिसलेनियस हे तुमची नुसती मजा चालू आहे का रे आता? मी एकटा सॉल्व्ह करतोय लिहितोय तुम्ही नुसती अडवून बसलेले तुम्ही घरी पुन्हा सॉल्व्ह करताय का? हा लक्ष देत आहे ना? मी जो पेपर घेणार आहे तो पूर्ण टार्गेट म्हणूनच टाकणार आहे बरं का, म्हणजे मला बघायचं की वो किती जण टार्गेट तरी सॉल्व करतील. म्हणजे उत्तर ना पाठ करू क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने एक दो बार भी सॉल्व किया तो पेपर देख के लगेगा अरे ये तो इसका आंसर ये है, इसका ये सॉल्व ही नहीं किया पेपर. ऐसा नहीं करना है, वहाँ पे सॉल्व भी करना है. पता नहीं आंसर पता होने पर कौन सॉल्व करेगा, लेकिन करना चाहिए. तर तिन्ही चॅप्टर आहे. और तीन कोणते? पहिला तो लॉजिक, हाँ. दूसरा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन आणि दूसरा मैट्रिक्स है. हाँ दूसरा मैट्रिक्स आणि तिसरा तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, हाँ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन. हाँ स्ट्रेट लाइन. तो ये हाँ तो अच्छा है, सोने पे सुहागा. कौन सा टॉपिक पर एडवांस स्टेज? स्ट्रेट लाइन. हाँ तो अच्छी बात है ना, फिर सब एक साथ हो जाएगा, सबको निपटा दो एक साथ में. चलो भाई, हाँ बहाने मत बनाओ, मेहनत करो, मेहनत खूब मेहनत करो, जी जान लगेगा है ना. चलो मिसलेनियस के अंदर क्या दिया है भाई, देख लो 30 ए मैट्रिक्स दिया है और एलिमेंट से आयोटा 0 0 आयोटा बाय 2. फिर आयोटा का वैल्यू क्या होता है, रूट के अंदर -1 एंड आपको निकालना है ए इनवर्स. अब तो क्या दिक्कत है ए इनवर्स निकालने में, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं. देखो सबसे पहले तो क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है. क्या डिटरमिनेंट कैसे आएगा इसका? डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नथिंग बट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, आयोटा इनटू आयोटा बाय 2 -0. तो क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर बाय 2 -0 मतलब -1/2. आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है, -1/2 आ गया. तो डिटरमिनेंट तो आ गया -1/2. अब इसका एडजॉइंट आपको पता है कैसे लिखा जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिखा जाता है, इसके घर में ये उसके घर में वो, तो i/2 आयोटा बाय 2 यहाँ आएगा, आयोटा यहाँ आएगा और ये अपनी जगह पे साइना बदलेंगे. आईना देख के साइना बदले खुद के घर में बच्चों के बच्चे. तो इन लोगों ने अपने घर में रह के साइन बदल ली, लेकिन क्योंकि ये 0 है तो इनको साइन बदलने से फर्क पड़ता है क्या? नहीं. हाँ तो ये हो गया एडजॉइंट. तो देयरफॉर ए इनवर्स क्या आता है आपका, 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. अब डिटरमिनेंट कितना है आपका, -1/2 एंड एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, आयोटा बाय 2 0 0 आयोटा. अब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -2 टाइम्स, तो आयोटा बाय 2 0 0 आयोटा. तो 2 से -2 से अंदर हालो सगळं चुकू दे पाया, -2 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, -आयोटा 0 0 -2 टाइम्स आयोटा. अब देख लो क्या आंसर है, ऐसा कुछ बी ऑप्शन. Which of the following statement is false? धड़ दिसते, क्या धड़ दिसते? लास्ट ऑप्शन इज फॉल्स. लास्ट ऑप्शन फॉल्स है ना, क्यों? क्योंकि हमको पता है एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है. हाँ पहला देख लो, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए 0 आएगा. क्यों आएगा 0? डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू ये दिया है, तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, 0 नहीं. फॉर्मूला होता है क्या होता है, कल प्रॉपर्टी बताई थी, सिंगुलर मैट्रिक्स. कोई बोलते हैं मोबाइल डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n-1. तो भाई करते का, चला पुढे चला.
काय तो क्रिटिकल थिंकिंग म्हटलं पहिलं दुसरं तुम्हालाच करलंय. काय म्हटलं पहिल्यामध्ये कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन करायचं. पहिले C2 ला चेंज करायचं, C2 चेंज झाल्यावर C3 करायचं, म्हणजे C2 C3 दोन्ही सोबतच करायचं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, अब ये 2 के अंदर देखो क्या बोला है, ए मैट्रिक्स दिया है, बोला है C2 + 2C1. क्या बोला है, C2 + 2C1 एंड देन बोला है, मतलब पहले C2 के अंदर चेंज करके आप फिर क्या करने जा रहे हो, R1 + R3 करने जा रहे हो. ठीक है. अब मुझे आप एक बात बताइए कि C2 + 2C1 का मतलब क्या होता है बेटा, C2 के अंदर चेंज हो रहा है. अब कैसे हो रहा है, C2 + 2 × C1 ऐसे हो रहा है, तो ये समझना पड़ेगा. फिर R1 + R3 का मतलब क्या होता है, क्या 3 टाइम, क्या 3 टाइम, R1 + R3 का क्या मतलब होता है, R1 चेंज हो रहा है यहाँ पे. R1 + R3 मतलब R1 चेंजेस किस तरीके से कि R1 के अंदर R3 को ऐड किया जा रहा है. तो ये जब लिखा जाता है तो कौन सा रो चेंज हो रहा है उसकी जगह पे ये ऑपरेशन करके लिखना है, ये समझना पड़ेगा. तो जो पहले नंबर पे होता है वो चेंज हो रहा होता है, तो उसकी जगह पे नया आएगा. ऐसा नहीं कि R3 को चेंज कर रहे हो आप R1 को चेंज कर रहे हो. ठीक है, तो हमेशा जो फर्स्ट वाला आएगा वही होता है, वही होता है. हाँ, इनवर्स ऑफ अ मॅट्रिक्स पहिलं सांगा काय रे, इसका मतलब क्या होता है, A11 × A11 प्लस A21 × A21 प्लस A31 × A31. तो इसका ये क्या होता है, क्योंकि देख लो आपके 3×3 के मैट्रिक्स के अंदर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. मैंने आपको दो चीजें बताई थी, याद है आपको, प्रॉपर्टी में लिखवा के दिया था कि अगर अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कैपिटल ए क्या होता है, कैपिटल ए क्या होता है, कोफैक्टर होता है. जैसे कैपिटल A11 कैपिटल A21 कैपिटल A31 ये क्या है, ये उन एलिमेंट्स के कोफैक्टर से, उस पोजीशन पे जो एलिमेंट्स है उनके कोफैक्टर है. तो A11 एलिमेंट मतलब कौन सा, ये एलिमेंट, तो A11 को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है. अब A11 का कोफैक्टर मतलब क्या, पहले तो A11 का माइनर निकलेगा. कैसे निकलेगा, इसके रो और कॉलम को कैंसिल करके इसका डिटरमिनेंट निकाल के. ठीक है, और फिर वो कौन सी पोजीशन पर है उसके हिसाब से उसका साइन चेंज किया जाएगा. आई बात समझ में. तो आप A11 इंटू कैपिटल A11 लिखा है, तो आपने ये एलिमेंट और उसका कोफैक्टर लिया, यही एलिमेंट और इसी का कोफैक्टर लिया है. समझ में आ रही बात. फिर दूसरे में क्या किया, A21 किया है और उसी का कोफैक्टर से उसको मल्टीप्लाई किया, उसी एलिमेंट के कोफैक्टर से, और फिर ये एलिमेंट लिया और इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया. तो आपने एक्चुअल में इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला अलोंग फर्स्ट कॉलम. मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप अलोंग एनी रो या अलोंग एनी कॉलम निकाल सकते हो. हमें ज्यादातर आदत क्या होती है, इस रो के अलोंग निकालने की. अरे कळते का, मॅट्रिक्स हे दोबत होतं रे बाबू, डुकली मारली रे पोरानं, डुकली मारली, काल भी झोपत होतं, आज भी. ए भैया उठ ना भैया. हाँ, ए कळते का रे, काय डिटरमिनेंट आप फर्स्ट रो के अलोंग सॉल्व कर सकते हो, सेकंड रो के अलोंग भी सॉल्व कर सकते हो, थर्ड रो के अलोंग भी सॉल्व कर सकते हो. तो उसमें सिर्फ साइन कन्वेंशन कैसा होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. मतलब अगर आप इस रो के अलोंग सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये साइन कन्वेंशन याद रखना है. जैसे मान लो इस रो के अलोंग आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, देखो इसका क्या है, पहले वाले का साइन क्या लेना है, A31, फिर ये रो और कॉलम कैंसिल होगा तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, ये डिटरमिनेंट, फिर ये लेना है तो इसका साइन क्या करना पड़ेगा, माइनस मतलब चेंज करना पड़ेगा. यहाँ माइनस का मतलब होता है कि जो साइन यहाँ पर है उसका विपरीत साइन ले लो. ऐसा नहीं कि माइनस ही लेना है, माइनस इज इंडिकेटिंग दैट उस पोजीशन पे जो भी नंबर है उसका साइन चेंज कीजिए. जब हम फर्स्ट रो के अलोंग करते हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि हम यहाँ पर
माइनस साइन लेते हैं, हम बीच वाले नंबर का जो भी साइन है उसको अपोजिट साइन ले लेते हैं। हाँ, तो मुझे क्या बताना है कि जब भी एलिमेंट और उसी एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया हुआ रहेगा तो वो रहेगा आपका डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। लेकिन अगर ऐसा किया जाता है कि एलिमेंट ये है लेकिन कोफैक्टर ये वाला है, एलिमेंट ये है कोफैक्टर इसका है, मतलब किसी भी बचे हुए रो में से एक रो के एलिमेंट्स का, और उसका एडिशन क्या आ जाता है 0। तो आप देख सकते हो कॉम्पिटिटिव के अंदर देखो, कॉम्पिटिटिव के अंदर देखो बेटा, कॉम्पिटिटिव के अंदर पहला और दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब पहले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है कॉम्पिटिटिव में कि A11 एंड उसके साथ कोफैक्टर किसका लिया गया है A21 का, मतलब एलिमेंट तो ये है, एलिमेंट तो ये है लेकिन इसको किससे मल्टीप्लाई किया है, इसके कोफैक्टर से। फिर एलिमेंट तो ये है लेकिन इसको किसके मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब एक रो के एलिमेंट लिए है और दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया है, तो ऐसे में उनका एडिशन क्या आ जाता है 0 आता है। आप करके देख सकते हैं। और वही दूसरा क्वेश्चन देखिए, वही दूसरा क्वेश्चन देखिए कि A33 लिया है, A31 लिया है, A31 लिया है और इसी का कोफैक्टर से इसको मल्टीप्लाई किया है, A32 लिया है इसी के कोफैक्टर से इसको मल्टीप्लाई किया है, A33 लिया है इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया है और उनको क्या किया है ऐड किया है। तो क्या आ रहा है डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तुम्हारा कळ करिए ये देखो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, इस फर्क को समझ लीजिए कि अगर आप जो एलिमेंट ले रहे हो, मतलब एक मान लो फर्स्ट रो के एलिमेंट लिए, आप फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को सेकंड या थर्ड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। क्या कहा मैंने, फर्स्ट रो के एलिमेंट को उसके एलिमेंट जिस रो के एलिमेंट लिए उस रो के एलिमेंट को छोड़ के, जैसे फर्स्ट रो के एलिमेंट लिया A11 A12 A13 पहले रो के एलिमेंट लिए, अब इस एलिमेंट्स को आप या तो सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो या थर्ड रो के कोफैक्टर से, लेकिन कौन से वाले किसको भी किसके भी साथ नहीं करना है। A11 को या तो A21 के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हो या A31 के साथ में। तो अगर मान लेते हैं हम लोग A21 लेते, अब A12 को A22 के साथ में मल्टीप्लाई किया और कैपिटल कोफैक्टर, वेरी गुड। A13 को A23, अब इसको ऐड कर रहे हो तो आंसर क्या आ रहा है 0। अब इसी में आप इसके एलिमेंट्स ले लो, मतलब कोई भी एक रो के एलिमेंट और बाकी बचे हुए दो में से किसी भी एक रो का एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। लेकिन जिस रो के एलिमेंट्स लिए हो उसी रो के एलिमेंट्स को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो। जैसे A11 लिया है, ए शेवटचा मुलगा झोपला होता रे आता, A11 लिया है और इसको इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया है, A12 लिया है इसको इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया है, जागेवर झोपलो आणखी डोळ्यात पाणी आले त्याच्या, A13 इंटू कैपिटल A13, तो ये क्या लिखेंगे बेटा आप लोग डिटरमिनेंट ऑफ A। देखो अगेन 0 बोल रहे हो, ये अलग है ये अलग है, मसला समझिए सेलिब्रेटेड रिजल्ट है, उनको हुक्के आगे तो डाल देंगे तुम्हारे एग्जाम में। ये आई बात समझ में, ठीक है। तो देख लो 2 बार पूछ भी चुके, 2016 की सीटी में 2018 में, आ रही बात समझ में, ठीक है। मतलब ये कुछ ऐसा नहीं कि जो दिया है उतने के लिए है, तीनों में से किसी भी रो को ले रहे हो, उन्हीं एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को ले रहे हो तो डिटरमिनेंट आंसर है, और एक रो के एलिमेंट्स और बाकी बचे हुए दोनों में से किसी भी एक रो के, तो ऐसा मत समझना कि सिर्फ इसी के लिए 0 आता है। एक A11 के साथ में A31 भी लेते हो, A22 के साथ में A32 भी लेते हो, मतलब जो रो के एलिमेंट्स ले रहे हो बचे हुए दो में से किसी भी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। तो कोफैक्टर के लिए भाई कॉलम के ले सकते हैं, कॉलम के मतलब अगर रो के एलिमेंट्स ले तो कॉलम के, हाँ। ना वैसे देख के देखना पड़ेगा, शायद ऐसा नहीं होगा, नहीं आ सकता शायद, ठीक है। हाँ। तो कहाँ गया अपना क्वेश्चन, ठीक है समझ में आ रही है। हाँ चलो सांगा था एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स लिखना है, तो क्या मैं लिख के बताऊँ, आ जाएगा ना।
आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है 3x3 का मैट्रिक्स दिया है, उसका एडजॉइंट लिखना है। आ जाएगा? हाँ आगे बढ़ते बेटा। आड़ा क्या लिखना है? ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ x। 2/2 का एडजॉइंट क्या होता है? अदला बदली होती है। वो एडजॉइंट लिखने के बाद ट्रांसपोज लेना है। समझ आई बात कुछ? जो मैट्रिक्स दिया है, अब इसमें कंफ्यूजन होता है इसलिए मैं बता रहा हूं। ये देखो -x -y और z एंड t, इसका एडजॉइंट कैसे लिखा जाता है बेटा? मेन डायगोनल के एलिमेंट्स एक्सचेंज हो जाते हैं, यहाँ t आ जाता है, यहाँ x आ जाता है, और यहाँ पर क्या होगा? साइन, अपने ही घर में साइन चेंज होंगे। हाँ तो y - z लड़ हुए था टल्ले हुए थे तो बयान होते हैं क्या ना वाचलं ते आता असं जात होतं ते लगेच होतं डोळे लाल झाले अनकम्फर्टेबल मोमेंट आहे जसं की सगळे त्यांच्याकडे पाहत आहेत मला वाटतं पटकन हा टाइम लावा चला। हाँ एडजॉइंट निकाल लिया बेटा। अब ये जो एडजॉइंट निकाला है x का, इसका ट्रांसपोज लेना है। कई बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। कौन बता सकते हैं इसका ट्रांसपोज क्या आता है? कॉलम या तो रो को कॉलम बनाइए या फिर कॉलम को रो बनाइए। ऐसा मत करना पहले रो को कॉलम बनाया अब दूसरे कॉलम को रो बनाऊंगा फिर गड़बड़ हो जाएगी। या तो सभी रोज को कॉलम में ट्रांसफर करो। नहीं क्या? एडजॉइंट ऑफ x का ट्रांसपोज तो t y - z - x बरोबर आहे? हा म्हणजे तुम्ही पोरं बाकीच्या कोणत्याच विषयाचं लेक्चर 7:30 ला ठेवायच्या कामाचे नाही बरं का। मी आज सुंदर 2-4 झोपहिले दर 5 मिनिटाला। द रेट ऑफ स्लीपिंग ऑफ स्टुडंट्स 2 to 3 स्टुडंट्स पर 5 मिनिट्स। अरे सगळ्यांच्याच कोणाचे बी निले भारी त्याच्यामुळे तेवढं जमायला थोडं फार। तुम्हाला माहिती का झोपेचा नियम काय असतो ते? माणसात झोप कशी येते? बोर्डम क्रिएट झाल्यानंतर झोप येते माहिती का? लहान मुलगा असतात, आता लहान मुलं असतात त्याला आहे ना, त्याला झोप येण्यासाठी समजा गाणं वगैरे म्हणत असते असं काहीतरी करतात ना, हा ते काहीतरी अंगाई वगैरे म्हणतात ना, किंवा लहान पोरांना झोप येईल म्हणून, किंवा असा मंदार झोपला होता किंवा मांडी असं 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 करीत नाहीच का मांडी, म्हणजे मांडीवरती ठेवून त्याचं डोकं ते काय होतं माहिती का, थोड्या वेळानं बोर होऊन जातं ते असं गुंगायला लागते। बरं तुम्ही असं बघितलं का लहान पोरांना झोपवण्यासाठी वेगवेगळे व्हरायटी मधले गाणे म्हणाले नाही, त्या काय करतात बाया एकच गाणं म्हणतात किती वेळापासून, ते ऐकतंय ऐकतंय ऐकते त्याची बुद्धी होती आता नाही, मग ते स्वतःला बेहोश बनवून टाकते चालले जाते ते किती ते म्हणते ही बाईने बोर करायची एकच गाणं गावत नाही तर काय, म्हणजे ती एक हिप्नोटाइज प्रक्रिया असते ना, किंवा मांडीवर त्याचं डोकं ठेवलेले आणि उगत ती मांडी अशी 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 10-5 मिनिटं गेले उगत येते हिप्नोटाइज झालं ते। मग ते तसं येते विषय शिकत असताना झोप काय येते काय ते कळत नसतं, एक तर बोर्डम तयार होतं, मग चालेल झोपेमध्ये। आणि ही झोप अशी असती सगळ्यात भारी झोप, मला तरी आवडते या झोपेला चॅलेंज नाही, या झोपेचं 2 मिनिटं म्हणजे 2 दिवस झोपल्यासारखं वाटतं माणसाला। चला सगळ्यात जास्त मजा यायची, मी बी झोपलेलो आहे इतिहासच्या पिरियडला, मला तर काहीच कळायचं नाही सोशल सायन्स, म्हणजे आता जेवढं भारी वाटतं वाचायला, आता तर बिनकामाच वाचत बसतो मी, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन इंडिपेंडन्स हिस्ट्री वगैरे बारकाई, किंवा UPSCच्या एखाद्या भारी टीचरचं लेक्चर पाहायचं, आता कळतं ना, मजा वाटते आता। आणि तेव्हा 9-10ला असताना म्हणजे तिथं वेगळंच मावला असायचा, आता आमच्याकडे चॉक नाहीये, हे बोलताना सुद्धा याला झोप येते
त्या आमचे मास्तर काय करायचे, ब्लॅक बोर्ड होता ना त्यावेळेस, चॉक आहे ना, चॉक मारायचे असं गुंगायला खपकून चॉक बसायचे. नुसतं लगेच बघायचंय आणि ते माझे घ्यायचे मस्त. चालेल ठीक आहे, ते तीच मजा, तीच फील मी पण येते आता मला. चला ए क्वेश्चन नंबर 6 सांगा मला, ऍडजॉइंट ऑफ ए बी ए. क्वेश्चन नंबर 6 मध्ये तुम्हाला मॅट्रिक्स दिलेले दोन. काय प्रॉब्लेम तुम्हाला ऍडजॉइंट ऑफ ए बी काढायला? फक्त मल्टिप्लिकेशन करायचं दोन मॅट्रिक्स. ए बी काढलं की ऍडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट आदला बदली करून काढता येते. हा क्वेश्चन नंबर 7 बेटा. हा एक क्वेश्चन नंबर 7 साठी आता मंदार फॉर्म्युला सांगणार आहे. क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ए मॅट्रिक्स दिलेला आहे 4 2 4 2 3 4 आणि फाइंड काय करायचं रे? डिटरमिनंट ऑफ ऍडजॉइंट ऑफ ए. ए सांग मंदार फॉर्म्युला सांग. डिटरमिनंट ऑफ ऍडजॉइंट ऑफ ए चा फॉर्म्युला काय? आताच लिहिलं होतं ना रे आपण. डिटरमिनंट ऑफ ए रेज टू द पॉवर n मायनस 1 आणि ऍडजॉइंट ऑफ ए चा डिटरमिनंट काय असतो? याचा पॉवर 2 असतो. कळतंय है ना? हो बरोबर. हा ए बेटा, तर याचा डिटरमिनंट काय येतं रे? 16 मधून 6 गेले 10 आणि 10 चा पॉवर किती रे? 2 मायनस 1 1. तर आन्सर काय येणार रे? ठीक है. हाँ ए सेम प्रश्न विचार है. 8 के अंदर सेम बात है, सिर्फ 3/3 का मैट्रिक्स दिया है और आपको क्या करना है? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है. क्या आएगा बताइए, फास्ट बताइए करके. हाँ सर 6 वाला करा नहीं येते आन्सर. हाँ येत नाही आन्सर. अरे मग तुला मल्टिप्लिकेशन चुकलं तुझं. 6 वाले का देखो 3 2 3 2 7 5 आणि बी 6 7 8 9 एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना है. टाइम कितना हुआ है? 5 मिनट लास्ट वाला ए जी गाडी मनमायची इथे भारी एक तो चुकीचा टाइम दाखवते. अरे भाई मल्टीप्लिकेशन करने का है. तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? एडजॉइंट ऑफ ए बी. सबसे पहले तो ए बी निकालेंगे. तो ए बी निकालना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. यहाँ का एलिमेंट निकालना है A1 1. पहला रो पहला कॉलम. एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन. 3 सका 18 8 दुनी 16. मी 8 दुनी 10 म्हणणार होतो. 2 16. हां चला पुढं 3 7 21. अच्छा 3 7 21 आणि 2 9 18. तुम्ही अंग्रेजी आहेत ना. 7 6 42 प्लस 5 8 40. 7 7 49 प्लस 5 9 9 25 आणि 5 9 49. आम्हाला हे बी मराठीतून इंग्लिश मध्ये कन्वर्ट करणार. सुधरतच नाही तर. हां 10 26 28 34 30 30 38 40 80 अब इसका एडजॉइंट क्या होगा? इसका एडजॉइंट निकलना है. एडजॉइंट ऑफ तो क्या होगा? ये दोनों आपस में अदला बदली करेंगे और इनका साइन चेंज हो जाएगा जगह के ऊपर. जे म्हणलोच येत नाही तर आणायचं का? ऍडजॉइंट ऑफ बी इनटू ऍडजॉइंट ऑफ ए. अरे तरी बी येणार आहे. आता आणणार आहे मी. आता आणणार आहे. आलं म्हणजे त्याचं म्हणणं ऍडजॉइंट ऑफ ए बी. आपण प्रॉपर्टी पाहिलीच आहे ना की ऍडजॉइंट ऑफ ए बी काय असतं? ऍडजॉइंट ऑफ बी इनटू ऍडजॉइंट ऑफ ए असतं. अरे भाई सेलिब्रेटरी रिझल्ट आहे कसं काय नाही येणार? आणि जर असं झालं तर मग तुम्ही तुझ्या नावाने येऊन जाईल ना फॉर्म्युला कुठचं. हे खरं नाही बाबा. चला जाऊन द्या. चल त्यासाठी नाही म्हणून करतो. ऍडजॉइंट ऑफ बी काय येईल रे? आदला बदली आणि जगह में साइन चेंज. हो आणि ऍडजॉइंट ऑफ ए काय येईल? आदला बदली आणि जगह में साइन चेंज. आणि सांगा मला ऍडजॉइंट ऑफ बी इनटू ऍडजॉइंट ऑफ ए. ऍडजॉइंट ऑफ बी इनटू ऍडजॉइंट ऑफ ए. याने याला मल्टिप्लाय करायचं. 9 5 45 मायनस 7 प्लस 49. हां याने याला मल्टिप्लाय करायचं.
9 दुनी 18 आला कसा आणायचं रे याला? चला चला पुढे चला. हा ही प्रॉपर्टी म्हणून लक्षात ठेवायचं ना. 9th वाला क्वेश्चन. नाइन्थ वाला क्वेश्चन काय म्हटले? इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए. अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी सिंगुलर रहेगा. ठीक है. हाँ ये ऐसा सिंगुलर मत बोलो, पता नहीं है अभी ये होता है इसलिए आंसर पता है इसलिए बोल रहे हैं. तो याद रखेंगे इसको कि सिंगुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी सिंगुलर होता है. सिंगुलर का मतलब क्या होता है? डिटरमिनेंट 0 आ रहा है तो एडजॉइंट लेने के बाद भी डिटरमिनेंट 0 ही आता है. ठीक है. चलो एक और कर लेते हैं फिर रुकते हैं. चलिए वो तो पता ही मुझे. हाँ क्वेश्चन नंबर 10. ए भैया क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या दिया है? ए मैट्रिक्स दिया है 3 2 1 4. ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है. आता मी विचारणार आहे, कोणाला विचारणार आहे? अंदर नाही आलो. ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए काय असते? हां तू सांग. मॉड ऑफ म्हणजे डिटरमिनंट ऑफ पी त्याने पहिले मॉड ऐकलं त्याला वाटलं काही त्याला थोक्यात दुखायला होती. तू काय नाव तुझं? संकेत दे मला इथे. मॉड 11 काही भी नहीं. हाँ पवन सांग पवन. ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. कालची प्रॉपर्टी लिहिली होती ना पवन, त्यात शोध. मॉड ए आय एन यस मॉड नहीं बेटा, डिटरमिनेंट मध्ये. डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन का मतलब क्या है? कौन से ऑर्डर का? एन ऑर्डर. एन मतलब कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स? सेकंड ऑर्डर का है तो इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा? 4 3 12 माइनस 2 मतलब कितना आएगा? 10. और सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी तो 10 0 0 10. ही नव्हती लिहून दिली मी. पहिली लिहून दिली. त्याच्यात पण पाहिली आपण टेक्स्टबुक जेव्हा शोधत तेव्हा पण सांगितलं प्रॉपर्टी. शेवटचं अरे शेवटचं झालं 11 रुपये आपलं 11. क्वेश्चन नंबर 11. इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n then a into adjoint of a. अब अगेन a into adjoint of a क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ a into in होता है. अब आपके पास A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n कहा गया है तो A सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या होता है? उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है. तो कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है और उस मैट्रिक्स के लिए आपको A into adjoint of A निकालने के लिए बोला जा रहा है. तो इसकी जगह 0 आएगा तो 0 into A 0. आंसर होगा 0. ठीक है.